हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर 8 कंप्लीट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे 8.1 से, जो कि पीछे छूट गया था हमारा। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, चैप्टर 4 था कंटीजेंसी से रिलेटेड। 8.1 रूल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8.1 क्या कहता है कि जो भी इसमें रूल्स दिए गए हैं वो कंटीजेंसी पर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो कि डिफाइंड है अंडर रूल 262 ऑफ पंजाब ट्रेजरी रूल, उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट विच इज़ नॉट क्लास एज कंटीजेंसी इज सब्जेक्ट टू दीज रूल। तो उन रूलों में जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिन्हें कंटीजेंसी के दायरे से बाहर रखा गया है उन पर भी ये रूल अप्लाई हो जाएंगे, एक्सेप्ट इन सो फार एज द केस मे बी बाय द स्पेशल रूल ऑफ प्रोसीजर इन अदर चैप्टर ऑफ दिस बुक बाय डिपार्टमेंट रेगुलेशन। तो जो भी स्पेसिफिक अगर ऑर्डर्स होंगे तो उसी तरीके से गवर्न होंगी कोई भी कंटीजेंसी, बट अदरवाइज ये रूल्स जो अब 8 चैप्टर में दिए गए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे कंटीजेंसी पर। पे, टीए, मेडिकल ये कंटीजेंसी नहीं है, बाकी सारी कंटीजेंसी के दायरे में आएंगी। तो देखिए, कंटीजेंसी चार्जेस आर टू बी रिकॉर्डेड एंड ट्रीटेड इन अकाउंट्स एज ए चार्ज ऑफ मंथ इन विच दे आर एक्चुअली डिसबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी। तो जिस मंथ में इसे डिसबर्स किया गया है हमने उस मंथ का चार्जेस इसको रिकॉर्ड करना है और उसे ट्रीट करना है कि ये उस मंथ के हैं। सेकंड क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है। कंटीजेंसी 3 तरह की है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी, एक है काउंटर साइंड कंटीजेंसी और थर्ड है ऑडिटेड कंटीजेंसी। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी वो कंटीजेंसी होती हैं जब डिसबर्सिंग ऑफिसर को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है खर्च करने के लिए। किस लिए? क्योंकि वो हमें पता है कि पूरे ईयर में एक एक्यूरेसी से हम उस अमाउंट को बता सकते हैं, तो उतना अमाउंट डिसबर्सिंग ऑफिसर को लमसम में दे दिया जाता है एक्सपेंडिचर करने के लिए। द दोज फॉर विच अ लमसम इज प्लेस्ड एनुअली at the disposal of disbursing officer for the expenditure as when required with proper sanction if necessary. They generally consist of the charges the annual incidence of which can be governed with reasonable accuracy. तो ये क्या होगा, जिन एक्सपेंडिचर को हम रीजनेबल एक्यूरेसी से बता सकते हैं, लमसम अमाउंट उतना दे दिया जाएगा डिसबर्सिंग ऑफिसर को, एन्युअली दे दिया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, पोस्टेज स्टैम्प के लिए दे देना, ठीक है, आपको पता है कि रिकॉर्ड का कैरेज होना है, उसके लिए अमाउंट दे देना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी जिन्हें हम एक्यूरेसी से बता सकते हैं। सेकेंड आता है काउंटर साइन। काउंटर साइन में क्या है, देखिए, जब आपको अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर की अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़े किसी एक्सपेंडिचर को करने के लिए, वो होती है काउंटर साइंड कंटीजेंसी। टू इंक्लूड द सच कंटीजेंसी चार्जेस एज मे रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी बिफोर दे कैन बी एडमिटेड एज लेजिटिमेट expenditure against the government. Such approval usually taking the form of counter signature after payment on detailed bills submitted to AG. तो ठीक है, इसमें क्या चाहिए आपको, कंट्रोलिंग ऑफिसर की अपनी सेंक्शन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होंगे लाइक रिवार्ड ऑफ इन्फॉर्मर, ये कौन सा है, काउंटर साइन। उसके बाद ऑडिट कंटीजेंसी। ऑडिट कंटीजेंसी वो कंटीजेंसी होती हैं जब जो कि डायरेक्ट कहाँ पर पेमेंट होगी, ऑडिट के लिए एजी के पास प्रेजेंट होंगी, विद सब वाउचर होगा, ठीक है। ये सब वाउचर कौन से होंगे, जो कि एक्सीड कर जाते हैं 250 रुपीज़ से, और विच डू नॉट रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर। तो जिन पर सिग्नेचर की जरूरत है काउंटर सिग्नेचर की, वो तो हो जाएंगी काउंटर साइन कंटीजेंसी, लेकिन बाकी जो बच जाएंगी वो हो जाएंगी ऑडिट कंटीजेंसी। उसके बाद देखिए, हमें आता है जर्नल रूल के बारे में बात की गई है। जर्नल रूल क्या कहता है, कंटीजेंट एक्सपेंडिचर के में कौन कौन सी चीज़ें और भी आ जाती हैं वो उसमें बताया गया 8.3 रूल में। तो विच दीज आल्सो इंक्लूड द अदर एक्सपेंडिचर लाइक स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, रिवार्ड, फीस, बोनस, ग्रांट फॉर यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट ग्रांट इन एड, कॉन्ट्रीब्यूशन, डोनेशन एक्सेट्रा, ये भी कंटीजेंसी में कवर हो जाती हैं। तो अगर इनसे स्पेसिफिक कोई टर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हैं। 8.3 पीएफआर के वॉल्यूम 1 में ये लिखा हुआ है कि कंटीजेंसी में कवर होती हैं ये चीज़ें। उसके बाद बात आती है एक्चुअल पे रिसीट की। एक्चुअल पे रिसीट क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं पेई को, तो हम उससे क्या लेना चाहेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट कि उसने अपनी पेमेंट रिसीव कर लिया है, वो हो जाती है एक्चुअल पे रिसीट। तो विच विल बी ड्यूली स्टैम्प्ड where necessary, showing the full particular of all the charges should invariably be obtained when making payment of claim against the government। तो जब भी क्लेम ऐसे किए जाएंगे तो एक्चुअल पे रिसीट को आप रिसीव करेंगे। उसके बाद आता है
एक्चुअल पे रिसीट के बाद नोट 1 हम देखते हैं। नोट 1 क्या कहता है? नोट 1 कहता है ए पेई हु हैज साइंड अ पोस्टल मनी ऑर्डर रिसीट नीड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेपरेट रिसीट। तो अगर किसी को हमने पेई ने पेमेंट की है ऑन द पोस्टल मनी ऑर्डर पर, अपने साइन कर दिए लेने के बाद, रिसीव करने के बाद पेमेंट, तब उस पोस्टल मनी ऑर्डर को भी हम रिसीट मान लेंगे। मतलब उसे अलग से कोई एक्चुअल पे रिसीट जो कि हैंड रिटन है वो देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जो इस पे मनी ऑर्डर पर सिग्नेचर होंगे वही एक्चुअल पे रिसीट मान ली जाएगी। इसी तरह से अगर कोई पार्सल है, वैल्यूएबल पार्सल है, उस कवर पर सिग्नेचर मिल गए हैं आपके पे के, मतलब जिसने पेमेंट रिसीव की है, ये पार्सल रिसीव किया है, वो भी क्या हो जाएगा? एक्चुअल पे रिसीट को ही उसे माना जाएगा। मतलब सेपरेट रिसीट की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट शैल बी अलाउड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल पे रिसीट। जब 15 पैसे पर क्विंटल का पैकेज की है और मैक्सिमम 19 पैसे तक है, तब भी आपको एक्चुअल पे रिसीट के बिना आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नोट 3 कहता है सब वाउचर विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू एजी शुड नॉट बी कैंसल ईदर बाय ड्राइंग ऑफिसर। जो भी सब वाउचर हमने एजी को भेजने हैं वो कैंसल एजी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें कैंसिल करना, ना कि ड्राइंग ऑफिसर की या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर की। तो फ्रॉडुलेंट पर्पज़ के लिए सभी जब वाउचर पे हो जाते हैं उन पर कैंसिलेशन लिखना होता है कि दीज आर नॉट फर्दर टू बी पेड, मतलब पेड की स्टैंप लगानी पड़ती है उन पे। उसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल बातें बोली गई हैं 8.6 के अंदर। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी ऑल सब वाउचर शुड बी रिटेन इन द ऑफिस ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर। अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी थी जब डिसबर्सिंग ऑफिसर को ही एक लमसम अमाउंट दे दिया गया एक्सपेंडिचर के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी सब वाउचर होंगे वो भी कहाँ पर रखे जाएंगे? ऑफिस में ही रखे जाएंगे। लेकिन किसके ऑफिस में? डिसबर्सिंग ऑफिसर के ही ऑफिस में रख दिए जाएंगे। देखिए काउंटर साइन कंटीजेंसी के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है कि जो भी मंथली टोटल होगा कंटीजेंट रजिस्टर का, उसके बाद एक डिटेल मंथली बिल बनाया जाएगा जो कि PFR फॉर्म नंबर 9 में होगा, और उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? नॉट पेबल एट ट्रेजरी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो कंटीजेंट चार्जेस थे वो ऑलरेडी पे हो चुके होंगे काउंटर साइनिंग के बाद। तो इसके PFR फॉर्म नंबर में डिटेल बिल बनाएंगे मंथली, तो उसके ऊपर लिख दिया जाएगा दीज आर नॉट पेबल एट ट्रेजरी। उसके बाद देखिए 8.9 के बाद आता है नोट नंबर 2 जो कि मेन है इनमें। व्हेन इन पेइंग द रिवार्ड टू इन्फॉर्मर, जब भी इन्फॉर्मर को रिवार्ड पे किया जाएगा, इट इज़ नॉट कंसीडर डिजायरेबल टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ पेई। तो पेई के नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी कलेक्ट किया होगा वो अपनी हैंड राइटिंग में दे देगा कि उसने रिवार्ड को रिसीव कर लिया है। उसके बाद आता है नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 बात करता है किसके बारे में? कि कंटीजेंट बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो सबसे क्या है? एक डिटेल बिल बनाया जाएगा, ठीक है, मंथली बनाया जाएगा। वन डिटेल कंटीजेंट बिल शुड बी प्रिपेयर फॉर द अमाउंट ड्रॉन ऑन ऑल द अब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल इन एनी 1 मंथ। तो एक मंथ में जितने भी आपने कंटीजेंट बिल पे किए होंगे उसके रिगार्डिंग एक 1 कंटीजेंट डिटेल बिल प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ 1 मेजर हेड ओनली शुड बी इंक्लूडेड इन 1 डिटेल कंटीजेंट बिल। तो जब एक कंटीजेंट बिल मंथली बनाया जाएगा तो सिर्फ वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? एक ही मेजर हेड से रिलेटेड होना चाहिए। ऑल द सब वाउचर फॉर द आइटम एक्सीडिंग 100, जितने भी सब वाउचर होंगे एक्सीडिंग 100 शुड बी नोटेड विद देयर अमाउंट इन अ कॉलम 1 ऑफ डिटेल बिल प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज। तो 100 से अबव वाले के कॉलम 1 में डिटेल बिल में उसकी स्पेसिफाई किया जाएगा। डिटेल ऑफ मिसलेनियस चार्जेस और अदर आइटम शुड बी फुली गिवन इन द डिटेल बिल। तो मिसलेनियस चार्जेस हैं या कोई अदर आइटम है वो भी फुली गिवन दी जाएंगी। उसके बाद 8.9 क्या कहता है? देखिए ऑन द रिसीप्ट ऑफ मंथली डिटेल बिल इन द ऑफिस ऑफ काउंटर साइनिंग ऑफिसर, जब डिटेल बिल रिसीव होगा काउंटर साइनिंग ऑफिसर के, इट्स फिगर विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन रजिस्टर ऑफ द सेम फॉर्म एज अ डिसबर्सर रजिस्टर। तो उसी तरीके से उसमें फिगर्स को नोट डाउन किया जाएगा जैसे कि डिसबर्सर रजिस्टर के ऊपर किया गया होगा। उसके बाद देखिए आता है हमारे पास ऑडिटेड कंटीजेंसी। ऑडिटेड कंटीजेंसी कौन सी थी? जब हम कंटीजेंसी जो कि पेमेंट से कंटीजेंसी की सब वाउचर के साथ एजी को भेज देते हैं, जो कि डायरेक्ट ऑडिट कौन करता है? एजी करता है। तो इसका अमाउंट एक तो 250 से अबव होना चाहिए, दूसरा वो काउंटर साइनिंग कंटीजेंसी नहीं है तो हम एजी के पास भेज देते हैं उन्हें। और किसके साथ भेजेंगे? साथ में सब वाउचर के साथ भेजा जाएगा। तो वो होती हैं ऑडिटेड कंटीजेंसी। उसके बाद देखिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के बारे में रह गया था हमारा।
देखिए, इन केस ऑफ वर्क डन बाय गवर्नमेंट फैक्ट्री, जब एक फैक्ट्री, गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री का यहाँ मतलब है जहाँ पर काम चल रहा है, लाइक जेल में भी काफ़ी काम होते हैं, ठीक है, और भी वर्कशॉप अगर गवर्नमेंट की चल रही हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब क्या है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कोई काम कर देता है तो हमने क्या करनी है, उसकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ने काम किया है, खर्चा एक जगह पर हो गया है, लेकिन वो काम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, इसलिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं। इन केस ऑफ वर्क डन बाय गवर्नमेंट फैक्ट्री एज आल्सो इन अदर केसेस इन विच इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट आर परमिसेबल, तो जिनमें परमिशन है कि इस तरीके की आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनमें द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन चार्ज, तो जिसके पास चार्ज है, शेल इफ़ द एडजस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय बुक ट्रांसफ़र, अगर बुक ट्रांसफ़र से एडजस्टमेंट होनी है, प्रिपेयर एन इनवॉइस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ वर्क डन, तो क्या करेगा, जितना काम हुआ है और कितनी क्वांटिटी उसका प्राइस है उसके लिए एक इनवॉइस बनाएगा, फिर उसे फॉरवर्ड कर देगा कितनी, ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी बनाकर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसके लिए उसने सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी, हु ऑन अप्रूविंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसने सर्व किया है ये इनवॉइस, वो इसे अप्रूव करेगा, मतलब उसने काम लिया है इतना, तो उसके बाद अप्रूवल मिल गई, फिर उसके बाद अनदर कॉपी एक तो वो अपने पास रख लेगा, एक अपने ऑफिस में रख लेगा, और जो तीसरी होगी वो क्या कर देगा, विल अटैच टू द कंटीजेंट बिल, तो तीसरी कॉपी वो कंटीजेंट बिल के साथ लगा देगा। नोट 1 क्या कहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व कैन नॉट चार्ज द अमाउंट इन हिज कंटीजेंट बिल, नो कैश पेमेंट इज मेड, ओनली अ बुक एडजस्टमेंट इज टू मेड, मतलब कि कोई कैश में यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो रही, सिर्फ बुक ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ठीक है, बट द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, लेकिन अब आप देखिए ना, कैश में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन आपका जो कंटीजेंसी के लिए एक्सपेंडिचर आपको सैंक्शन था वो उतने अमाउंट से कम तो करना ही पड़ेगा, तो वो अमाउंट सिर्फ कम कर दिया जाएगा, लेकिन कैश में कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, सिर्फ एक बुक ट्रांसफ़र की एंट्रीज हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, हम कर चुके हैं, अब आया है 8.22, इसमें क्या कह रहा है कि अभी हमने बात की किसके रिगार्डिंग, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र की, लेकिन किस कंसर्न में, जब होती हैं आपकी गवर्नमेंट की कमर्शियल कंसर्न जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए खोली गई हैं, तो गवर्नमेंट कमर्शियल कंसर्न इन पंजाब हैव बीन परमिटेड टू सेटल देयर अकाउंट विद अदर डिपार्टमेंट बाय मेथड ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट, तो यहाँ पर वहाँ हमने बात की अभी कि हम बुक ट्रांसफ़र से करेंगे, लेकिन जब कमर्शियल नेचर का होगा तो हमने एक्चुअल पेमेंट जो भी कैश या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू सेटलमेंट होनी होगी उस तरीके से की जाएगी इंस्टेड ऑफ बाय बुक ट्रांसफ़र, तो सिर्फ यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री से काम नहीं चलेगा, आपको कैश या डीडी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है 8.24 जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफिसर के बारे में बात करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफिसर हम ऑलरेडी रूल नंबर 2.31 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी बताया गया है कि ड्राइंग ऑफिसर इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट द रूल रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ बिल्स आर केयरफुली ऑब्जर्व, प्रॉपरली मतलब रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, दैट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी द एक्सपेंडिचर डज नॉट कोज एनी एक्सेस ओवर द अमाउंट फिक्स देयर फॉर, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंसी में क्योंकि आपको एक लमसम अमाउंट पे किया गया है उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर ना हो। ही इज़ ऑल्सो टू सी दैट ऑल द स्टेप हैव बीन टेकन विद ए व्यू टू obtaining an additional appropriation if original appropriation has either been exceed or is likely to be exceeded, तो इन केस अगर उसे लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सीड करने वाली है लिमिट्स, तब भी उसको क्या है प्रॉपरली एक्सेस की अप्रोप्रिएशन जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी से होगी वहाँ से लेनी पड़ेगी। उसके बाद 8.25 कहता है वेयर देयर इज मोर देन वन गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई अटैच टू एन ऑफिस द हेड ऑफ ऑफिस में डेलीगेट टू अ गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट टू हिम द इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरविजन ऑफ कंटीजेंट बिल, तो अगर एक से ज़्यादा गेजेटेड एम्प्लॉई हैं तो दूसरे को डेलीगेशन की जा सकती है सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई को कि वो कंटीजेंट बिल की सुपरविजन करे, लाइक रजिस्टर, चेकिंग एंड कैंसलिंग द वाउचर, इन सब की प्रॉपर देखभाल की जाए। द डेलीगेशन ऑफ पावर विल नॉट हाउएवर रिलीव द हेड ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीइंग दैट द ग्रांट प्लेस at his disposal are disbursed in proper manner and under due authority, तो इससे क्या कहते हैं कि जब एक डेलीगेशन कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबल था उसी की ही रहेगी, ना कि डेलीगेशन से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। उसके बाद नोट 1 क्या है, डिसबर्सिंग ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द एक्सपेंडिचर इन केसेस वेयर एन एनुअल लिमिट इज इम्पोज्ड ऑन स्पेंडिंग पावर, तो ये तो वही है कि भी एक चेक लगाना है आपने, एनुअल लिमिट आपकी होगी कि आप इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उससे ऊपर जाएगा तो आपको एक तरह से चेकिंग अपने ऊपर रखनी ही पड़ेगी।
तो अगला जो पोर्शन आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। अभी हमने डिसबर्सिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंटरसाइनिंग ऑफिसर टू सी दैट द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कंटीजेंट बिल आर ऑफ ऑब्वियस नेसेसिटी, कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उसकी नेसेसिटी है आपके पास। दूसरा, फेयर प्राइस, फेयर रेट होने चाहिए। तीसरा, सैंक्शन चाहिए थी, वो अटैच है साथ में। कोई वाउचर चाहिए थे, वो भी प्रॉपरली आप रिसीव कर चुके हैं और प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब कि उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कैलकुलेशंस चेक करेंगे, करेक्ट है। स्पेसिफिकली दैट द ग्रांट हैज नॉट बीन एक्सीडेड, ग्रांट कोई भी एक्सीड नहीं की है। एंड नॉट लाइकली टू बी एक्सीडेड, और ना तो की है और ना ही होने के चांसेस हैं। एंड दैट द अकाउंटेंट जनरल हैज़ बीन इन्फॉर्म ईदर बाय द नोट ऑन बिल, एजी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है बाय नोट ऑन द बिल और अदरवाइज ऑफ द रीजन फॉर एनी एक्सेस ओवर द मंथली प्रोपोर्शन ऑफ द अप्रोप्रिएशन। तो अगर मंथली प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा हो रहा है तो आपने बिल के ऊपर एक पर्टिकुलर नोट डाल देना है। इफ़ द एक्सपेंडिचर बी प्रोग्रेसिंग टू रैपिडली ही should communicate the drawing officer and insist on being checked। तो अगर आपको प्रोग्रेसिंग भी उसका ठीक नहीं लग रहा, मतलब आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगती है, तो आप ड्राइंग ऑफिसर को भी बता सकते हैं और उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप इसका चेक किए करें। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। होप सो आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी है प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।